नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे YouTube चैनल पर जो हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज चली आ रही है, जिसमें हम सी सेट, सी डी एस और आपके SSC सीजीएल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, उनसे संबंधित कंसेप्ट को हम देखते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम सी सेट जब से शुरुआत हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ष 2013 से, जब से सी सेट आपका शुरू हुआ है, तब से जो भी नंबर सिस्टम पर मैथ में, गणित में जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे और जानने का प्रयास यह करेंगे कि भाई सी सेट किस अप्रोच से नंबर सिस्टम आपसे पूछता है। इस पूरी क्लास को आप अगर देखोगे तो आपको सी सेट या किसी भी पेपर में नंबर सिस्टम की अप्रोच का पता लगेगा कि नंबर सिस्टम किस अप्रोच तक पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये सी सेट 2022 में आया पहला प्रश्न है। सी सेट 2022 के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और सभी प्रश्नों को इसमें मैंने लिया है। पूरे सभी प्रश्न जितने भी सी सेट की परीक्षा में आए हैं नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सभी प्रश्न मैंने इस क्लास में लिए हैं। तो आप देखिए, सवाल कह रहा है कि भाई 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 अप टू 1 तक एक सीरीज चली आ रही है, जिसमें 1 से लेकर 15 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं की गुणा की गई है, मल्टीप्लाई की गई है। ठीक है, इसमें दिया है कि भाई 3 की पावर m गुना m, ये इसके बराबर है। m और m दोनों क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो m का मान क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मान, महत्तम मान। देखिए, ये नंबर सिस्टम पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला बना है, ना ही कोई फॉर्मूला होता है। सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, एक अप्रोच होती है। अगर आप उस कंसेप्ट और अप्रोच को देखकर समझ गए कि भाई पूछा क्या जा रहा है, तो आप परीक्षा में सवाल को हल कर पाएंगे। अब आज सवाल में देखें, इससे पूछेगा कि इसमें 3 की पावर m, 3 की पावर m होने का मतलब, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 3 की पावर m गुना m, तो 3 की पावर m होने का मतलब यह है कि इस मल्टीप्लाई में, इस गुणनफल में कितने 3 हैं, यानी कि कितने नंबर में आपके 3 पूछे गए हैं। तो देखिए, तो 3 निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप 3 का पहाड़ा पढ़िए और जो जो नंबर आपको 3 के पहाड़े में 15 तक मिलता है उसमें देखिए आपके पास कितने 3 छिपे हुए हैं। अगर आप 15 की बात करें तो 15 में आपको 3 गुणा 5 मिलता है, यानी कि एक 3 आपको 15 में मिल गया। उसके बाद 12 में आपका 3 गुणा 4 होता है, एक 3 आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आपका 9 होता है, 9 आपका 3 गुणा 3 होता है, एक 3 आपको यहाँ मिला, 2 3 आपको यहाँ मिले। उसके बाद आपका 6 होता है, 3 गुणा 2, एक 3 आपको यहाँ मिला। उसके बाद 3 गुणा 1 3 होता है, एक 3 आपको यहाँ मिला। यानी कि इस पूरे गुणनफल में आपको कितनी बार 3 देखने को मिला है, आप गिनोगे तो आपको 6 बार 3 देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 3 की पावर मैक्सिमम 6 हो सकती है और n का मान कुछ भी हो सकता है। n का मान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 की पावर मैक्सिमम 6 हो सकती है इस गुणनफल में। पहला सवाल आपका ये था, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल जो है आपका वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय पर आधारित एक सवाल है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि एक्स वाई रूट की कितनी संख्याएं हैं जो, जहां पर एक्स वाई भिन्न और शून्यतर अंक है, शून्यतर अंक है। देखिए, किसी भी सवाल को, चाहे वो इंग्लिश का सवाल हो, गणित का सवाल हो, या किसी अन्य भाषा का सवाल हो, या किसी अन्य सब्जेक्ट का सवाल हो, जब तक सवाल की लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आएगी आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। चाहे आपको सवाल की अप्रोच पता हो, सवाल का कंसेप्ट पता हो, फॉर्मूला कुछ भी पता हो, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि भाई सवाल कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे कि सवाल करना कैसे है। अब यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल बहुत ही छोटी लाइन का है, लेकिन दो शब्द इसमें छिपे हुए, भिन्न और शून्यता। भिन्न का अर्थ यहाँ पर है कि जो x और y है वे दोनों अलग अलग अंक है। सवाल को लिखने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, भिन्न शून्यतर लिखा हुआ है। तो भिन्न होने का मतलब यहाँ पर है कि x और y अलग अलग संख्याएं हैं, वे एक नहीं है।
यानी कि x बराबर अगर 2 है तो y बराबर 2 से अलग कोई और संख्या होगी, लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है। शून्येतर का मतलब होता है जो संख्या शून्य नहीं है, यानी कि नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 है, सभी नॉन जीरो नंबर है, लेकिन इसमें जीरो ना हो, वो आपका नॉन जीरो अंक होता है। तो अब देखिए, अगर हम शून्येतर भिन्न शून्येतर अंकों की बात करें तो हमारे पास कितने अंक होते हैं? ये होते हैं 9, 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हमारे पास 9 नंबर है जिसमें हमने शून्य को नहीं लिया है, क्योंकि शून्य यहाँ पर नहीं लेना है। शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो से अलग। और भिन्न का मतलब यहाँ पर है एक्स और वाई दो अलग अलग संख्याएं है। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक्स वाई रूप की यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या हमने 2 बॉक्स बनाए और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हम बनाएंगे। अब आप देखिए, जो पहला पॉइंट है आपका, जो पहला ये पॉइंट है, इसमें आप कितने नंबर रख सकते हैं? आप इसमें पूरे के पूरे 9 नंबर रख सकते हैं। आप पूरे के पूरे 9 नंबर इसमें रख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपके पास कितने नंबर बचे? अगर हमने इस 9 नंबरों में से कोई एक नंबर यहाँ पर रख लिया, कोई भी एक नंबर रख लिया, क्योंकि हम यहाँ पर 9 के 9 नंबर रख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आप सवाल को थोड़ा समझ पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक अलग से क्लास हमारी जो नंबर सिस्टम की सीरीज चली आ रही है उसमें मैं जरूर कराऊंगा, वहां पे कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन आप थोड़ा यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी हम कोई संख्या बनाते हैं, देखिए अगर मुझको 1 2 और 3 इन अंकों से कोई ऐसी संख्या बनानी है जिसमें अंक रिपीटेशन ना हो। अंक रिपीटेशन मतलब यानी कि संख्या 11 ना हो, 22 ना हो और 33 ना हो, इनसे अलग कोई भी संख्या हो, वो हमें संख्या बनानी है। तो इसका तरीका क्या होता है? आप इसको पहले ओरली मौखिक रूप से करके देखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं। आप 12 बना सकते हैं, आप 21 बना सकते हैं, आप 13 बना सकते हैं, आप 31 बना सकते हैं, आप 23 बना सकते हैं और 32 बना सकते हैं। क्या इससे अलग कोई और नंबर पॉसिबल है? देखिए, इससे अलग और कोई पॉसिबल नंबर नहीं है। अगर कहता है, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं इस तरीके के सवाल में, कि आपका रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अलाउ है, दूसरा रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है भिन्न और शून्येतर अंक। भिन्न और शून्येतर अंक होने का मतलब यही है कि शून्य अंक से अलग अंक, और भिन्न होने का मतलब यह है कि उन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वे 11 22 33 44 इन नंबर में से कोई नंबर ना हो। अब आप देखिए, अगर मैं इन नंबरों को भी यहां पर रख दूं 11 22 33, तो ये आपके 9 नंबर हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी संख्याएं दी गई है और पूछा इन संख्याओं से मैक्सिमम कितने अंक बनाए जा सकते हैं, 1 अंक के, 2 अंक के, अगर मैं पूछूं इन संख्याओं से, इन 3 संख्याओं से 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आप सबसे पहले अपने 2 स्थान कन्फर्म कीजिए। हमारे 2 स्थान हो गए, तो इन नंबरों में से इस पहले स्थान पर कोई भी अंक आ सकता है अगर पुनरावृत्ति रिपीटेशन अलाउ हो, यानी कि अगर नंबर इस प्रकार भी हो तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक। और अगर पुनरावृत्ति अलाउ है तो हम फिर तीनों में से कोई एक नंबर ले सकते हैं, यानी कि गुणा 3, यानी कि 3 3 9। अब आप देखिए, रिपीटेशन पर आपके 9 नंबर कुल बन रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउ जब नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, हम पहले स्थान को भरने के तो हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 के 3 नंबर रख सकते हैं। लेकिन सेकंड प्लेस को हम 3 तरीकों से नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने कोई एक नंबर यहाँ पे रख लिया तो हम उस नंबर को दोबारा काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 की गुणा करते हैं, बचे हुए 2 नंबर लेते हैं और यहाँ पर आपका आंसर 6 हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास आपकी होनी ही है, उसमें आपका कंप्लीट समझ में आएगा। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट करते हैं
कि भाई पहले स्थान पे तो हम 9 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 हजार किसी भी नंबर से नंबर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज करो हमने 1 ले लिया, तो अब हम 1 यहाँ पर नहीं लेंगे, 1 यहाँ पर नहीं लेंगे, हमको कोई दूसरा नंबर लेना होगा, वो दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 8 नंबर बचे। तो कुल इसका आंसर आपका 72 हो गया, तो 72 इसका आंसर होगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ा है वो इस चीज को साथ समझ गए होंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये सवाल ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल कराऊंगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास आपकी नंबर सिस्टम की सीरीज में कराई जाएगी, वहां आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल आपका सीसेट परीक्षा 2022 में आया हुआ एक सवाल है जो आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, शेषफल पर पूछा गया सीसेट 2021 का बहुत ही आसान सा सवाल। जरूरी नहीं कि आपसे कठिन सवाल पूछे, आसान सवाल भी आपसे पूछता है और बेहद आसान सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे चल के एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है और मार्क करना है। बेहद आसान सवाल, जो भी बेहद आसान सवाल में से एक सवाल है। देखिए पूछ रहा है 91 क्रॉस 92 क्रॉस 93 अप टू 99 तक। ये आपको एक गुणनफल दिया गया है 91 से लेकर आपका 99 तक, और पूछा अगर इसको 12 से 1261 यानी कि 1261 से डिवाइड करे, भाग करे, तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इस 1261 के आप टुकड़े कीजिए। जब आप 1261 के टुकड़े करोगे तो आपको एक 13 गुणा 97 मिलेगा। 97 से 97 कंप्लीट कटेगा और 13 से आपका 91 कंप्लीट कटेगा। तो आपका जब ये कंप्लीट नंबर से ऊपर के कंप्लीट नंबर कट गए हैं तो आपका शेषफल 0 बचेगा, शून्य बचेगा। तो इसका आंसर आपका 0 होगा। इस प्रकार के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस नीचे के नंबर को क्या करना था, ब्रेक करना था। ब्रेक करने के बाद में आपको पता चला आपको 97 मिला, 97 से 97 कट गया और 13 से आपका 91 कट गया, तो शेषफल यानी रिमाइंडर आपका शून्य बचा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका अगला सवाल आपका है कि 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 15 18 से भाग करने पर आपका 3 शेषफल बचे। देखिए सवाल थोड़ा सा ट्रिकी करके आपको दिया है। ये जो सवाल साधारण पूछा जाता है परीक्षा में वो इस प्रकार पूछा जाता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखें तो आपसे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी, आपसे ये पूछ रहा है। सवाल ज्यादातर परीक्षा में यही बनते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 6 9 12 15 18 किसी और अन्य संख्या से डिवाइड है। तो आपको देखिए सीसेट परीक्षा है, सवाल थोड़ा ट्रिकी बनाने का प्रयास करेगा, सवाल को थोड़ा घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपसे पूछा यही गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6 9 12 15 18 से विभाजित है। देखिए 1000 से बड़ी का मतलब क्या है और लघुत्तम का मतलब क्या है। 1000 से बड़ी लगभग आपकी 4 अंकों की संख्या है 5 के लिए, लेकिन लघुत्तम पर जब बात आ जाती है, अगर ये कहता है 1000 से बड़ी, तो 1000 से बड़ी तो अनंत संख्या है, लेकिन लघुत्तम पर जब बात आ गई तो इसने सवाल को लिमिट दे दी कि 1000 से बड़ी और सबसे छोटी, 1000 से बड़ी और सबसे छोटी। तो आप जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या की ही बात कर रहा है। अब आप ये बताइए, ऐसा सवाल करने के लिए हमको सबसे पहले जो संख्याएं दी गई होती है, जैसे हमको 6 9 12 15 18, इन संख्याओं की एलसीएम की आवश्यकता होती है। एलसीएम आपका इन संख्याओं का अगर बात करें
तो 180 यानी कि 180 होगा। ये कॉमन डाटा है, कोई टिपिकल डाटा नहीं है, कोई ज्यादा कठिन डाटा नहीं है, आप देख सकते हैं नॉर्मल पता लग रहा है। इन सभी का जो एलसीएम होगा 180 ही होगा, 180 से नीचे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 1000 है इस 1000 को 180 से भाग देंगे। तो 1000 को जब 180 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 900। तो आपका कितना बचा, 100 बचा, 100 बचा शेषफल। अब हमको 4 अंकों की 1000 से बड़ी संख्या लेनी है। तो अगर यहाँ पर 80 और जोड़ दे तो 180 बन जाता है, यानी कि 80 और ऐड करने पर 180 बन जाता है। तो यानी कि 180 बनने पर पूरी संख्या 180 से कट जाती है। अब इस 80 को क्या जोड़ना है, 1000 में जोड़ना है। हमको सिर्फ यह चेक करना होता है कि क्या जोड़े कि संख्या 180 से डिवाइड हो जाए। तो हमको पता चला कि भाई अभी 80 की कमी है, 80 की कमी है, उस 80 को हम यहाँ पर जोड़ दे तो आपका 1080 एक ऐसा नंबर होगा जो 180 से डिवाइड होगा। अगर ये 180 से भी डिवाइड होगा तो ये 6, 9, 12, 15, 18 सभी से डिवाइड होगा। अब इसने पूछा कि भाई 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचाने के लिए इसमें +3 कर देंगे तो आपका संख्या 1083 हो जाएगा और ये आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये आपकी सवाल की अप्रोच थी, सवाल का कंसेप्ट था। सिर्फ एक छोटी सी लाइन जो आपसे घुमाकर पूछी गई थी कि 1000 से बड़ी व लघुत्तम संख्या कौन सी है। 1000 से बड़ी व लघुत्तम संख्या, अगर ये कहता 1000 से बड़ी कौन सी संख्या है तो 1000 से बड़ी तो अनंत संख्याएं हो जाएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन 1000 से छोटी और लघुत्तम संख्या का मतलब ही यही है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल है कि p 2 अंकों की एक संख्या है। p एक संख्या है जिसमें 2 अंक है और q उन्हीं 2 अंकों को पलट देने पर बनी एक संख्या है। p व q के बीच अंतर क्या है। इनका गुणनफल भी दिया गया है। गुणनफल इनका है pq बराबर 2430। ये आपको दिया गया है, ये सवाल का मेन फैक्टर है कि PQ 2430 है, ये दिया गया है सवाल में। ये मैं लिखना भूल गया, ये दिया गया है, ये सवाल में इंक्लूड है, ये कंडीशन दी गई है कि P 2 अंकों की संख्या है। अगर P को पलट दे तो एक नई संख्या Q मिलती है जो उन्हीं 2 अंकों से बनी है और संख्या का गुणनफल जो दोनों संख्या है P और Q उनका गुणनफल 2430 है। तो P व Q के बीच अंतर क्या है। देखिए सवाल के पीछे थोड़ी सी थ्योरी है, आप समझिएगा और तब आप सवाल कीजिएगा। देखिए थ्योरी यह है कि जब भी हम किसी 2 अंकों की संख्या को आपस में पलटते हैं और उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये है अगर ए बी कोई नंबर है और इसको बी ए बना दिया जाए, जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 0 शेषफल बचता है। देखिए अगर मैं कोई एक संख्या लेता हूं, मैंने ले दिया 47, इससे बना 74। अगर मैं 74 में से 47 घटाता हूं तो आपका 14 में से 7 गया आपका 7, 6 में से 4 गया 2, अंतर बचा 27 ऑलवेज डिवाइड बाय 9। आप कोई दूसरे नंबर पर चेक कर सकते हैं। हमने ले लिया 83 को पलटने पर बनेगा 38, यहाँ आपका 5 होगा, 7 में से 3 गया 4, 45, ये आपका 9 से डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं 2 अंकों की कोई संख्या अगर आपस में पलट दी जाए और पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर अगर y हो तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, 0 शेषफल बचेगा। इसी कंसेप्ट से हम सवाल को करेंगे। चलिए अब आप बताइए 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़े तो 9 का पहाड़ा पढ़ने पर हमको पता चलता है कि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और आपका बाद में 90। ये आपका यहां तक हो गया। अब आप देखिए 9 के विपरीत ये है, 18 के विपरीत ये है, 36 के विपरीत आपका 63 है, 27 के विपरीत 72 है और 45 के विपरीत आपका 54 है।
तो ये सब आप देखेंगे एक दूसरे के विपरीत नंबर है। अब इसने कहा है पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब है ए बी क्रॉस बी ए, ये आपकी दो अंकों की संख्या है और गुणनफल है 2430। अब यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है सोचने वाला, कि अगर बाद में जीरो आया है, बाद में अगर जीरो आया हुआ है तो जाहिर सी बात यह है 1, 5 और 2 जरूर रहा होगा। समझ में आपके बिल्कुल नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी भी अंक के लास्ट में जीरो है और वो किसी दो संख्याओं का गुणनफल है तो उनमें से एक संख्या या तो 10 होगी या फिर 5 और 2 का मल्टीपल होगी। जैसे अगर मैं कहूं 15 गुना 30 तो आपका 45 यानी 450 आ गया। जीरो क्यों आया? जीरो इसलिए आया क्योंकि यहां पर 10 का मल्टीपल है और 10 क्या है? 10 क्या है? 10 आपका 5 गुना 2 का मल्टीपल है। तो यानी कि आप जानते हैं कि जीरो कब बनती है? जब 10 होता है। और 10 कब बनता है? जब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपका लास्ट में जीरो है। तो आप देखिए अगर नंबर विपरीत है और नंबर विपरीत होने के बाद अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लास्ट में जीरो कब होगा? आप देखेंगे 9 की गुना अगर आप 90 में करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है जीरो बनने के चांस है। लेकिन जीरो बनने के चांस तो है, लेकिन आप देखिए 9 की गुना जब आप 9 में करोगे तो 9 9 कैसे 810 होगा। 810 2430 से बहुत छोटा है। फिर आप 81 और 18 की गुना करेंगे तो इकाई अंक जीरो नहीं होगा। 72 और 27 की गुना करेंगे तो इकाई अंक जीरो नहीं होगा। 63 और 36 की गुना आपस में करेंगे तो आपका बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जब आप 54 और 45 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 5 गुना 4 5 चौक 20 जीरो इकाई का अंक होगा। अगर जीरो इकाई का अंक होगा तो यही दो जोड़े संभव है, यही दो जोड़े संभव है कि गुणा करने पर आपका 2430 आता हो। यही दो जोड़े संभव है कि गुणा करने पर आपका 2430 आता हो। आप गुणा करके देख लीजिए 45 और 54 2430। तो यानी कि पूरे आपके दो नंबरों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में केवल 45 और 54 तो ऐसे नंबर है जो गुणा करने पर 2430 लाते हैं पलटने पर, और 54 और 45 के बीच का अंतर क्या है? 9। तो आपका ये ए इसका आंसर है। देखिए इसका कोई बेसिक नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट और अप्रोच पर आधारित सवाल है कि आपको सिर्फ सोचना है। और सोच क्या है? सोच ये है कि किन्हीं दो अंकों की संख्याओं को अगर आपस में पलट दिया जाए और उनका अंतर निकाला जाए तो उनका अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। तो यानी कि दो अंकों की संख्याओं के बीच का अंतर क्या क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है। फिर इसने कहा कि पी और क्यू आपका 2430 बनाते हैं। तो हमको पता है 2430 में जीरो इकाई का अंक है और जीरो कब बनेगा? तब बनेगा जब 1, 5 और 2 कंपलसरी हो। अगर आप 9 की गुना इसमें करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, कन्फर्म है। लेकिन 9 9 81 810 बैठता है, 810 इससे बहुत छोटा है। फिर आप 18 और 81 की गुना आपस में करेंगे। हम इनकी गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए बी और बी एक के फॉर्म में है, यानी कि नंबर पलटने पर दूसरा नंबर बनता है। 18 का पलटने पर 81 बनता है। 81 गुना 18 में करेंगे इकाई का जीरो नहीं होगा। 27 की गुना 72 में करेंगे इकाई का जीरो नहीं होगा। 36 की गुना 63 में करेंगे इकाई का जीरो नहीं होगा। लेकिन जब 54 की गुना 45 में करेंगे तो आपका डेफिनेटली इकाई का जीरो होगा। और यही दो नंबर वे है जिनको आपस में पलटने पर नंबर बनते हैं और उनका अंतर 9 से डिवाइड है और इनका गुणनफल भी 2430 है। तो संख्या भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे संख्या पूछे छोटी संख्या कौन सी है तो आप कह सकते हैं छोटी संख्या 45 है। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 54 है। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर आपका 9 है। अगर पूछ लिया जाए दोनों का योगफल क्या है तो दोनों का योगफल 99 है। ठीक है, चलिए 99 आपसे पूछ सकता है दोनों के योगफल।
दोनों के योगफल के अंकों का योग क्या है, दोनों के योगफल के अंकों का योग 18 है। सवाल कुछ भी बन सकता है, एक सवाल पर कितनी भी अप्रोच लगाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल और इसकी अप्रोच आपकी समझ में आई होगी। अपना अगला सवाल देखते हैं, चलिए। देखिए अगला जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, वो भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आधारित सवाल है। ऐसे सवाल हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। अब आप देखिए, सवाल कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि प्रत्येक अंक विषम हो, यानी कि जो संख्या है 3 अंक की उसका हर एक अंक विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। और कंडीशन दी गई है अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना। वही कंडीशन है कि आप एक अंक को 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, 2 या 2 से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और संख्या 5 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम अपने विषम अंक लिखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने विषम अंक हैं। तो विषम अंक 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे पास विषम अंक है। कंडीशन दे दी संख्या 5 से विभाजित है। अगर संख्या 5 से विभाजित है, देखिए 3 अंकों की संख्या है और संख्या 5 से विभाजित है, यानी कि इकाई के स्थान पर 5 कंपलसरी है। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि संख्या का प्रत्येक अंक विषम अंक है। तो आप कह सकते हैं कि 5 तो आपका फिक्स हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या है, 4 अंक हमारे पास बचे। तो पहले स्थान पर हम कितने अंक रख सकते हैं, पहले स्थान पर हम 4 तरीके से अंक रख सकते हैं, 4 अंक रख सकते हैं अलग अलग करके किसी भी प्रकार से। फिर जब हम एक अंक यहां पर रख लें, कोई भी एक अंक अगर हम रख ले, तो हमारे पास कितने अंक बचते हैं, तो हमारे पास 3 अंक और बचते हैं। तो 4 गुना 3 आपका 12 इसका आंसर है। ठीक है। अगर कहता अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए, तो अंकों की पुनरावृत्ति होने पर आपकी कंडीशन अलग हो जाती बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आप क्या करते, यहां पर आप अगर 4 गुना 4, 4 चौक 16 ऐसे हो सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा और ट्विस्ट होता, थोड़ा और आपकी कंडीशन अलग होती। तो आपका इस सवाल का आंसर ये है। और अगर पूछे कि भाई अंकों का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आधारित सवाल है। इस पर आपके जितने भी सवाल फिक्स बनेंगे आप उनको दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेकिन थोड़ा सुधार करें सवाल में यह है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो अंकों की पुनरावृत्ति होने पर हमारे पास 5 अंक है, हमारे पास 5 अंक है, पूरे 5 अंक। तो हम 5 गुना 5 लेंगे, तो आपका 25 आंसर होगा। देखिए कैसे, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप एवरी नंबर को कितने भी टाइम से ले सकते हैं। देखिए इकाई का अंक तो 5 होगा ही होगा, इकाई का अंक कंपलसरी है कि 5 होगा ही होगा। लेकिन जब अंकों की पुनरावृत्ति की बात है, तो आप 5 के 5 नंबर यहां पर लेंगे और 2 बार अभी 5 के 5 नंबर लेंगे, तो 5 5 25, आपके 25 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड है और आपके विषम अंक है। वो थोड़ा कंफ्यूज होगा था। आपके सही आंसर 25 और 12 है। जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो 12, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 25। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आपका अप्रोच आधारित सवाल है, आपका सोचने लायक सवाल है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, एक अलग ही सवाल है। सवाल यह है कि 700 से 1000 तक संख्याओं को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि 700 से 701, 702 और इस प्रकार 1000 तक नंबर लिखे गए, कह रहा है। ये समझाने का एक तरीका है, इस प्रकार आप परीक्षा में नहीं लिखोगे, सिर्फ आपको करना क्या है देखिए। कहता है पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया, कितने पूर्णांक यहां से 700 से लेकर 1000 तक कितने पूर्णांक ऐसे हैं जिनके अंकों का योगफल 10 रहा होगा। तो आप ये बताइए 10 बनाने के लिए कम से कम 2 अंकों की आवश्यकता होगी, और अगर बात करें 7 से ज्यादा की, तो 7 या 7 से ज्यादा में आपको 7 के लिए 7 और 3 की आवश्यकता होगी, 8 के लिए 8 और 2 की आवश्यकता होगी, 9 के लिए 9 और 1 की आवश्यकता होगी। ठीक है,
हम 6 और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 और 4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बात 700 से लेकर 1000 तक के अंकों की गई है। तो आपको पता है 700 से 1000 तक कहीं ना कहीं 703 आया होगा, कहीं ना कहीं 730 आया होगा। 7 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की ये दो संख्याएं संभव है। 8 और 2 में आपका 802 आया होगा, 820 आया होगा, 9 और 1 में 901 आया होगा और 910 आया होगा। ये आपके 6 नंबर ऐसे हैं जो 700 से लेकर 1000 तक है और इनके अंकों का योग आपका क्या रहा होगा? इनके अंकों का योग आपका 10 रहा होगा। लेकिन अब आप एक बात बताएं, क्या यही नंबर होंगे? आप इस पर थोड़े और नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप ये बताइए, 7 और 8 में हम परिवर्तन और 9 में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 में परिवर्तन कर सकते हैं। 3 में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? 3 को हम 1 और 2 इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 जमा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 7 के लिए 2 एक्स्ट्रा नंबर और निकल के आएंगे, वे हो गए 712 और 721। ये 2 नंबर और हो गए। क्या हम 2 को फर्दर ऐसा तोड़ सकते हैं कि भाई कोई नंबर बने? 2 को हम नहीं तोड़ सकते 1 और 1 में, लेकिन वो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। हमको सिर्फ अंकों में तोड़ना है। तो हमारे पास 7 के लिए 1, 2, 3 और 4 नंबर हमारे मिले। 7 के लिए हमारे 4 नंबर मिले। अब 8 के लिए, 8 को हम 2 को 1 और 1 में 8 के लिए तोड़ सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 811। ये भी हमारा नंबर बना है। क्या हम 901 और 910 के लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास 4 जमा 3 जमा 2, यानी कि कुल हमारे पास 9 नंबर ऐसे हैं 700 से लेकर 1000 तक, जो आपके जोड़कर अंकों का योग जिनका जुड़कर 10 होता हो। ठीक है, देखिए 703 और 730 आपका डायरेक्ट दिखता है, लेकिन हम 3 को भी 1 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, यानी कि हम 712 और 721 भी लिख सकते हैं। फिर 802 और 820 है, हम 811 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 भी 1 और 1 में टूट सकता है। फिर आपका 901 और 910 है। 901 में 1 हम नहीं तोड़ सकते, 9 को तोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि 9 आपकी 1000 से छोटी संख्या है जो 700 के बीच में है। हम शुरू के अंकों को नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ बाद के अंकों को तोड़ करके देखेंगे। तो आपके कुल 9 अंक ऐसे बने हैं जो आपके 700 से लेकर 1000 तक है और उनके अंकों का योग आपका 10 है। ये इसका अप्रोच था। देखिए, ये सवाल आपको सीधे परीक्षा में मिलते हैं। ज्यादातर नंबर सिस्टम में सवाल परीक्षा में ऐसे मिलते हैं जो आपने अपनी कक्षाओं में नहीं पढ़े होते, यानी कि आपको नंबर सिस्टम का अभ्यास करके जाते हैं और कुछ सवाल आपको फंस जाते हैं कि हमने तो क्लास में पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं। आप देखिए, इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के हजारों सवाल बन सकते हैं। 600 से लेकर 1000 तक बन सकते हैं, 1000 से लेकर 1200 तक बन सकते हैं। यहाँ पर अंकों का योग 10 दिया है, कहीं 12 भी दे सकता है, कहीं 15 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, इस पर कुछ भी सवाल बन सकता है। सवाल का कोई फॉर्मेशन नहीं है कि क्या सवाल नहीं बन सकता, एवरी सवाल पॉसिबल है। तो आप जितना भी अभ्यास करोगे, ऐसे सवाल भी आप परीक्षा में कर लोगे। लेकिन अगर आप लगातार अलग अलग सवालों का अभ्यास करोगे तो आपको अलग अलग सवाल करने की आदत डलेगी, और जब आपको अलग अलग सवाल करने की आदत डल जाएगी तो इस प्रकार के सवाल भी आप हल कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल आपको दिया है, ये आपका सीसेट परीक्षा 2020, सीसेट परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल बेहद आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, सिर्फ थोड़ा पढ़ के रुक के और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सीसेट परीक्षा में आपको केवल 5 मार्क लाने होते हैं और आपके पास सोचने का पूरा पूरा टाइम होता है। अगर वहां पर आपको 2 घंटे मिले हैं तो आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप जितने भी सवाल अटेंड करो वे आपके लगभग सही होने चाहिए। आपके 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपने 33% मार्क एक्यूरेट कर लिए, चाहे आपको 2 घंटे ही क्यों ना लगे, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, न कि आपकी मेरिट बेस्ड परीक्षा होती है। तो चलिए, एक अंक n 3 से बड़ा है, यहां पर आपको लगाना होगा क्योंकि आपको अंक दिया गया है और n है और 3 से बड़ा है।
n 3 से बड़ा है और 3 से विभाजित है पर 6 से विभाजित नहीं है, इनमें से कौन सा एक 4 से विभाजित है। देखिए n जो है अंक है और अंक आपका 1 से लेकर 9 तक होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचना होगा, आप कभी ये मत सोचेगा भी n बराबर तो इनफाइनाइट तो कुछ हो सकता नहीं, आप इसको केवल 1 से लेकर 9 तक माने और वहीं तक आपका सवाल हो जाएगा। इसने कहा कि भाई n जो है वो 3 से तो विभाजित है पर 6 से नहीं है। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 3 से बड़ा है, 3 नहीं लेंगे, n बराबर 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि n 3 से बड़ा है। n 6 से विभाजित नहीं है, यानी कि 6 भी वो नंबर नहीं होगा क्योंकि n जो है 6 से विभाजित नहीं है। तो बचा क्या, बचा केवल आपका 9 है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाला केवल एक नंबर बचा, वो है 9। तो आप n बराबर 9 ले सकते हैं, n बराबर 9 ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर n बराबर 9 रखिए और n बराबर 9 रखने पर जो भी आपकी कंडीशन अप्लाई होगी, जो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो ही आपका आंसर होगा। 9 दूनी 18, 18 4 से विभाजित नहीं है। 9 तीन 27, 27 4 से विभाजित नहीं है। 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 आपका 4 से विभाजित नहीं है। 9 तीन 27, 27 और 1 28 आपका 4 से विभाजित है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप इसको 9 के किसी भी मल्टीपल पर चेक कर सकते हैं जो 6 से डिवाइड ना हो, या 3 के किसी भी मल्टीपल से चेक कर सकते हैं जो आपका 6 से डिवाइड ना हो। देखिए अगर आप इसको 1 से लेकर 9 तक ही रखेंगे तो आपका सवाल आसान होगा, आपका सवाल होने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए ये सवाल उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ऐसा ही अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये आपका काउंटिंग ऑफ नंबर से संबंधित एक सवाल है। काउंटिंग ऑफ नंबर हमने अभी अपनी क्लास में कराया है। नंबर सिस्टम की जो हमारी क्लास चल रही है, जो सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, उसमें काउंटिंग ऑफ नंबर को मैंने कराया हुआ है। आप देखिए सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े ही ध्यान से करेंगे। देखिए जितना टाइम हम यहाँ पर देंगे उससे कम टाइम, जितना टाइम हम बोर्ड पर अपना देंगे, जितना टाइम हम अभ्यास करने पर लगाएंगे, उतना ही टाइम हमारा परीक्षा में घटेगा। यानी कि जितना ज्यादा टाइम हम अभ्यास में लगाएंगे, सवाल सोल्व करने पर उतना ही कम टाइम लगेगा। आप देखिए सवाल क्या है। एक पुस्तिका यानी कि एक किताब है जिस पर सामान्य रूप से पन्ने हैं। चलिए पहले पन्ने पर 1 से प्रारंभ करके, यानी कि हमने एक किताब बनाई उस पर 1 से प्रारंभ किया लिखना, काउंटिंग यानी कि नंबरिंग की। नंबरिंग हमने किताब पर की, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करना हमने शुरू किया। चलिए फिर कहता है कि बीच में से एक पन्ना फाड़ लिया और बचे हुए पन्नों का योग आपका 195 है। पन्ने पर कौन सी संख्या अंकित थी जो फटा हुआ पन्ना है। देखिए सवाल कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास एक ही बुक है, इस बुक पर हमने 1 1 और 2 इस प्रकार 3 और 4 आगे पीछे इस प्रकार हमने नंबरिंग शुरू की। और नंबरिंग शुरू करने के बाद में जब हमने किताब अपनी पूरी की तो हमने उसके बीच में से एक पेज फाड़ लिया। तो पेज फाड़ने के बाद जो हमने नंबरिंग की थी, वो कोई नंबरिंग हमने की थी और उसका कुछ योग था। वो योग कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, यानी कि जितनी भी नंबरिंग टोटल हुई, टोटल नंबर को जोड़ा और उसका योग आया, वो योग कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। लेकिन जब हमने बीच में से एक पेज फाड़ लिया तो वो योग आपका 195 बचा। बीच में से एक पेज फाड़ने पर जो वो योग बचा वो आपका 195 बचा। चलिए अब कहता है जो फटा हुआ पन्ना है, उस फटे हुए पन्ने पर कौन सी संख्याएं अंकित थी। 7 या 8 थी, 6 या 4 थी, 5 या 4 थी, 10 और 3 थी। कौन सी संख्या अंकित थी। देखिए जब भी हम किताब पर नंबरिंग करते हैं तो शुरू में हम 1 से लेकर 9 तक करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमारी संख्या 10 से शुरू हो जाती है और 99 तक चली जाती है। 10 से शुरू होती है और 99 तक चली जाती है, 2 अंकों की होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने अंकों का योग करना शुरू करते हैं, अपने पेजों का योग करना शुरू करते हैं। पहले हम 1 से लेकर 9 तक के जो हमारे पेज है उनके नंबरिंग का योग देखते हैं। तो योग क्या होगा, a + l n/2। जब हमको किन्हीं भी संख्याओं का योग करना होता है
तो हम देखते हैं लगातार संख्या होगा, यह लगातार संख्या है, ये क्या, यह लगातार संख्या है, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास लगातार संख्याएं हैं। तो पहला नंबर आपका 1 है, पहला नंबर आपका 1 है, अंतिम नंबर यानी कि L, अंतिम नंबर यानी कि L आपका 9 है, N आपके 9 है बटे 2, तो आपका 10, 5, 5 45 यानी कि 45, यानी कि पहले 9 पेज पर जो नंबरिंग की गई है उनका जो योग है वो आपका 45 है। फिर हम 10 से लेकर 20 तक लेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और कब तक लेंगे, जब तक टोटल योग 195 से बड़ा ना हो जाए, जब तक योग 195 से बड़ा न हो जाए। अगर हमने 10 और 20 इन संख्याओं का योग लिया, 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग लिया, तो हमको पता है 10 क्या है, पहला नंबर है, 10 प्लस 20, टोटल नंबर 11 है, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक 11 नंबर है। तो यहां पर 30, 15, 15 गुना 11 165। अब हमारे पास 165 और आपका 45, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग 45, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के पेजों पर जो नंबरिंग की गई है उनका जो जोड़ है वो 45, और 10 से लेकर 20 तक के पेज की जो नंबरिंग है उनका जो जोड़ है वो है 165। अगर हम दोनों को जोड़ें तो आपका कुल 210 होता है, यानी कि 210 आपका 195 से बड़ा चला गया। अगर आप 10 से लेकर 19 तक देखेंगे तो आपका 20 हट जाएगा, और 20 हटते ही ये आपका 190 हो जाएगा, और 190 आपका 195 से छोटा है। हमको वो नंबर लेना है जो आपका 195 से बड़ा है। तो हमको, और ये हमको ओरली करके देखना है, हमको पता नहीं है, हमको ये कर करके देखना है, स्टेप वाइज करके देखना है, जहां तक हमारा योग 195 से बड़ा न हो, क्योंकि हमने एक पेज फाड़ा है, फाड़ने का मतलब जोड़ है वो कम हुआ है, तो हमको कम होने पर इससे ज्यादा लेना है, तभी तो हमारा जोड़ पूरा आएगा। तो हमको पता चला कि 210 एक ऐसा नंबर मिल गया जो 195 से बड़ा है, तो संभव है ये 210 ही निश्चित वो संख्या है जो पूरी किताब के नंबरिंग जो हमने की थी नंबरिंग का जोड़ 210 ही है। चलिए, अब अगर 210 में से 195 घटाए तो आपका 15 निकल के आता है, तो यानी कि जो पेज हमने फाड़ा था उनके अंकों का योग 15 है। 15 तो आपका 9 और 6 भी हो सकता है, 10 और 5 भी हो सकता है, 7 और 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 11 और 4 भी हो सकता है। लेकिन आप अब इस सवाल को ऑप्शन पर देखेंगे, ऑप्शन में आपको 7 और 8 दिया गया है, और बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसका योग 15 बनता हो। तो आपका ऑप्शन के आधार पर 7 और 8 यही एक ऑप्शन है जो आपका 15 को सेटिस्फाई करता है, और आपको ऑप्शन भी वही देगा, एक ही ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं है आपको 9 और 6 भी दे दे, 10 और 5 भी दे दे, 11 और 4 भी दे दे, ऐसे में आप सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का ये आपका आखिरी सवाल था। कल कुछ सवाल और बचे हैं, ये कल की क्लास में आपको पूरे करा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो सीसेट की परीक्षा, जो आपकी पिछली परीक्षा हुई है, जो सवाल हमने उस पर आधारित किए हैं, ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। और ये जो सवाल है आपका सीसेट परीक्षा 2020, सीसेट परीक्षा 2020 में आया हुआ सवाल है। चलिए, जो बाकी बचे हुए सवाल है कल की कक्षा में पूरे करेंगे, और सीसेट, सीडीएस चाहे सीजीएल, इनसे संबंधित जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है। अभी नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको आगे धीरे धीरे जो भी कक्षाएं मिलेगी वे इन्हीं परीक्षाओं पर आधारित कक्षाएं मिलेगी। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।